नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। तो आज उसका ये 11वां लेक्चर होगा, 11वां पार्ट होगा, जिसमें आज हम समुद्री धाराएं पढ़ेंगे, विश्व के जो प्रमुख सागर वगैरह हैं उनको पढ़ेंगे। तो 2-3 चैप्टर आज हम वही 50-60 प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। 1 घंटे से कम समय में लगभग हम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम न गंवाते हुए देखते हैं। सबसे पहले जल मंडल जो है उसका रिलेटेड चैप्टर है। जल में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। महासागर पहला क्वेश्चन है, ठीक है। महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम महासागर का टेम्परेचर लेते हैं ना, तो कहीं टेम्परेचर ज्यादा होता है, कहीं टेम्परेचर कम होता है। तो हम एक औसत टेम्परेचर माप लेते हैं जिसको कहते हैं OMT, ओशियन मीन टेम्परेचर, महासागरीय औसत तापमान। उसके संबंध में पूछ रहा है आपसे कौन से कथन सही हैं। OMT को 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है, ठीक है। तो जो नाप रहे हैं 26 डिग्री की समताप रेखा पर नापते हैं, ये सही है। जो जनवरी में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर नहीं होती है। यूपीएससी का सवाल है, ये लोग डेटा अक्सर गलत देते हैं, है ना, डेटा अक्सर गलत देते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 129 मीटर नहीं होगा हाइट। OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की एक मात्रा निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या देखो जो बारिश होती है ना, जो बारिश हो रही है वो किस बेस पे हो रही है, वो टेम्परेचर के जैसे जैसे टेम्परेचर हाई या लो होता है उसी हिसाब से लो प्रेशर और हाई प्रेशर जनरेट होते हैं और उसी हिसाब से हवाएं चलती हैं। तो ज़्यादा लो प्रेशर हाई प्रेशर जनरेट होगा तो हवाओं की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और उससे ही बारिश या मानसूनी वर्षा का होना डिसाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, जबकि ऑप्शन 1 गलत है। पूछ रहा है सही उत्तर चुनिए, तो केवल 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, केवल 2 सही है, ठीक है। उसमें वो फैक्चुअली डेटा गलत है, 129 मीटर नहीं है, ठीक है, 100 से कम ही है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि हमारा जो टोटल है एरिया, उसका 2/3 भाग क्या है, जल मंडल है, जल से घिरा हुआ है, जल मंडल है ना। तो क्वेश्चन कहां गया, पीछे चला गया, है ना। तो कितना होगा इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3 भाग ऐसा है जो पानी से ढका हुआ है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट का स्थान क्या है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है, हम लोग जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का केंद्र जो है ध्रुवों पर क्या है, पृथ्वी थोड़ी सी चपटी हुई है। मतलब जो डिस्टेंस ये होगी उससे कम डिस्टेंस ये वाली होगी। तो वही वो पूछ रहा है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट का स्थान कौन सा है। निकट का स्थान कौन सा होगा, जहां से ये डिस्टेंस कम होगी। तो मतलब ध्रुव, या तो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट का स्थान होगा। तो इसमें क्योंकि उत्तरी ध्रुव दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। भूमध्य रेखा तो यहां होगी, तो इसकी डिस्टेंस तो ऑब्वियस ज्यादा होगी, यहां भी डिस्टेंस ज्यादा होगी, लेकिन यहां ध्रुवों पर डिस्टेंस क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, डेटम रेखा क्या है। डेटम रेखा किसको बोलते हैं, तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है। जैसे जिसको हम समुद्र तल मान लेते हैं ना, ऐसा तो है नहीं समुद्र तल सब जगह एक जैसा है, तो हम एक एवरेज निकाल के मान लेते हैं कि ये सी लेवल है। तो उस एवरेज लाइन को जहां से हम हाइट मेजर करते हैं या गहराई मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस एवरेज लाइन को बोलते हैं डेटम रेखा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है कि समुद्र तल की क्षैतिज रेखा, मतलब ये काल्पनिक है, जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, उस रेखा को क्या बोलते हैं, उस रेखा को हम बोलते हैं डेटम लाइन, ठीक है, डेटम लाइन। आप लोग याद रखेंगे इस बात को।
अगला है, बार बार खांसी की आवाज़ आपको सहनी पड़ रही है, ठीक है, वो मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं चल रहा है इस वजह से, ठीक है, आप लोग की दुआ रही तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। खांसी थोड़ी सी रह गई है, बाकी सब कुछ एकदम ओके है, ठीक है। चलो, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, तो जलमंडल का सबसे बड़ा भाग महासागर है। महासागर 2/3 भाग पर हमारे महासागर हैं। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महासागर है। तो हम जानते हैं हमारा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो जलमंडल का भी सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर। 5th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। देखो, लंबी चौड़ी कहानी दी है ना, लंबी चौड़ी कहानी दी है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। 64,000 किलोमीटर लंबाई व 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक, समझ रहे हो आप, 64,000 किलोमीटर लंबाई है और 2,000 से 2400 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। एक कटक उत्तर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच में दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक क्या है? तो देखो, जो मध्य महासागरीय कटक जिसको हम बोलते हैं, जैसे ये मेरा क्या है, मान लेना ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये मेरा क्या है अटलांटिक सागर है, ये अफ्रीका है, ये मेरा एशिया है। तो ये जो मध्य महासागरीय कटक है, पूरे अटलांटिक में मैंने आपको जो महासागर और वो सब बताए थे उसमें मैंने बताया था कि पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला वैसे तो एंडीज है, लेकिन समुद्र और स्थल दोनों को मिला लो तो क्या हो जाएगी, मध्य महासागरीय कटक हो जाएगी। तो ये पूरी जो लंबी चौड़ी कहानी इन्होंने बताई है 64,000 किलोमीटर और फलाना ढीका, ये सब ये किसके लिए है, ये मध्य अटलांटिक कटक जो है या मध्य महासागरीय कटक भी इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 6 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। 90 ईस्ट रिज कहां पर है? देखो, जब ये क्या है, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये यहां से म्यांमार, बर्मा और यहां से फिर वो द्वीप समूह इंडोनेशिया वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। यहां के आसपास जो ये आप देख रहे हो समुद्र में अंदर 90 डिग्री रिज इसको बोलते हैं, 90 डिग्री ईस्ट रिज इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री जो उत्तरी देशांतर रेखा है उसके समानांतर उससे चिपटी हुई लगभग वहीं पाई जाती है, ठीक है। रिज मतलब समुद्र में उठा हुआ भाग, समुद्र में पर्वत, अंदर समुद्र में पर्वत, आप समझ रहे हो रिज किसे कह रहे हैं, समुद्र में अंदर पर्वत है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर मान लो मैं पूरी समुद्र, मेरे पास ऐसी शक्ति होती कि समुद्र का सारा पानी खींच लेता, तो जिस तरह की स्थलाकृतियां आपको स्थल पर दिखाई देती हैं, कहीं गड्ढा है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, उसी तरीके की स्थलाकृतियां मेरी कहाँ होती हैं, समुद्र में भी होती हैं। फर्क बस इतना है कि समुद्र का तल जो है वो हमारे वाले भूतल से, जिस पर हम रहते हैं, उससे गहरा है, तो उस एरिया में पूरे में लगभग पानी भर गया है, तो हमको लगता है पानी पानी है, लेकिन उसके अंदर भी वैसी संरचना है जैसी हमको अपने अर्थ सरफेस पर दिखाई देती है, ठीक है। तो 90 ईस्ट रिज कहाँ पर है, ये वाला एरिया कौन सा पड़ता है, ये एरिया पड़ता है हिंद महासागर का। तो 90 ईस्ट रिज कहाँ पड़ेगी, हिंद महासागर में पड़ेगी, इसको आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है कि सबसे जो लवणीय जो टोटल जल है उसका लगभग 97.5% जल कैसा है, महासागरीय जल है, लवणीय जल है, मतलब वो जल हमारे किसी काम का नहीं है, वो जल पूरी तरह से लवण युक्त है, ठीक है। हम जो अपने डेली यूज में लेते हैं, पीने में, खाने में, वो सब कैसा होता है, वो अलवण जल होता है और वो लगभग टोटल जल का लगभग 2.5% है। उस 2.5% में से भी 70% लगभग 68% कहाँ है, हिमनद, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ है जमी हुई उसमें है, बचा हुआ नदी, नाले, झील, भूमिगत जल इन सब में है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड प्रश्न है, पृथ्वी पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हिमनदों के बाद जो सबसे ज्यादा जल है वो भूमिगत जल ही है। नदियों में जल तो सबसे लास्ट में आता है, नदियों से ज्यादा जल तो आपके वायुमंडल में जो जलवाष्प वगैरह है उनमें है। तो नदियों और झीलों का जल भूजल से कम है, ना कि ज्यादा, मतलब पहला गलत हो गया। ध्रुवीय हिम आच्छादित और हिमनदों में जल की मात्रा
भूजल की मात्रा से अधिक है। हाँ, शुद्ध जल की सर्वाधिक मात्रा किस में है? यही जो पूरा बर्फ वाला एरिया है, हिमनद है, ग्लेशियर है, इन सब में है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। कौन से सही हैं? तो केवल 2 सही है, एक गलत है, एक उल्टा दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा 9th का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल या मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा का लगभग 1% से भी कम है? नहीं, ये लगभग 2.5% है। ठीक है, लगभग 2.5% है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रकों एवं हिमनदों से आबद्ध है। 95% नहीं है, अलवण जल का लगभग 70%, 68 के आसपास है। तो ये भी गलत है। कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। अगला सवाल देखते हैं। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। देखो शैतान है, इनको उपग्रह कहना चाहिए, हमारा तो ग्रह है, उपग्रह थोड़ी ना है। ठीक है, हमारा क्या है? ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, बुक में भी ऐसे ही है। ठीक है, तो हमारा ग्रह है, उपग्रह नहीं है। तो हमारे ग्रह में मृदु जल का सर्वाधिक मात्रा किस में है? मैं आपको बताता चल रहा हूं, सबसे ज्यादा मात्रा किस में है? जो अलवण जल है, अलवण जल का सबसे ज्यादा जो मात्रा है, मृदु जल कहें या अलवण जल कहें, मृदु जल जिसको हम यूज में ला रहे हैं, या मैं कहूं अलवण जल, तो उसकी सर्वाधिक मात्रा किस में है? वो हिमनदों में है। हिमनदों या ग्लेशियर में उसको इंग्लिश में बोल दूं, वहां है। तो देखते हैं, नदियों में नहीं, झीलों झरनों में नहीं, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में या स्थायी हिम में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग है। अब ये बता रहे हैं, सबसे पहला इसने बता दिया कि सबसे पहले जो अलवण जल है, सबसे ज्यादा जो है वो कहां पाया जा रहा है? वो हिमनद में पाया जा रहा है। उसके बाद कहां पाया जाता है? तो आपको पता है, उसके बाद भूमिगत जल के रूप में दूसरा सबसे बड़ा जो अलवण जल का स्रोत है वो भूमिगत जल है। ठीक है, तो वायुमंडल में आर्द्रता बादलों के रूप में ये तीसरे नंबर पे आता है, ये तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, अलवण जल झीलों नदियों के रूप में ये और नीचे आएगा, भूमिगत जल के रूप में। ठीक है, दूसरे नंबर पे भूमिगत जल के रूप में कहां है? जल, अलवण जल की बात हो रही है, लवणीय जल की नहीं। समुद्र सागरों में तो क्या है? लवणीय जल है, लेकिन ये हम मृदु जल या अलवण जल की बात कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? देखो, आपको समझ लेना चाहिए कि महासागर में भी किस प्रकार की आकृतियां होती हैं। मान लीजिए ये स्थल खंड है और यहां से महासागर शुरू होता है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखो, ये जो स्थल है, यहां से पानी क्या होगा? यहां से पानी होना शुरू हो गया, यहां से पानी होना शुरू हो गया। तो ये वाला जो एरिया है ना, हल्का डूबा हुआ, इसको बोलते हैं महासागरीय मग्न तट। ठीक है, ये तट है लेकिन हल्का डूबा हुआ है, मग्न है, जल में है, तो इसको महासागरीय मग्न तट बोलते हैं। ये जो आप ढाल देख रहे हो, एकदम जो ढाल आया, इसको बोलते हैं महासागरीय मग्न ढाल। ठीक है, एकदम ढाल है ये। ठीक है, महासागर में उतरता हुआ ढाल है। उसके बाद ये जो मैदानी भाग आपने देखा, ये काफी बड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं? महासागरीय मैदान इसको बोलते हैं। ठीक है, महासागरीय मैदान इसको बोलते हैं। और इस प्रकार की कुछ पर्वत महासागरीय अंदर कटक या पर्वत जैसी संरचना भी कुछ और पाई जाती है। तो ये क्या हो गया? महासागरीय मग्न तट हो गया। ये ढाल है तो महासागरीय मग्न ढाल हो गया, ये महासागरीय मैदान हो गया, ये कटक टाइप से कुछ पर्वत टाइप से चीजें हो जाती हैं। तो इनमें से भी जो सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत एरिया में होता है वो क्या है? वो है महासागरीय मैदान। तो महासागरीय गर्त नहीं होगा। ठीक है, यहीं पे एक गर्त ऐसे करके हो सकती है, इसको महासागरीय गर्त बोल देंगे। ढाल नहीं होगा, मग्न तट नहीं होगा, गहरे सागरीय मैदान होंगे। ठीक है, गहरे सागरीय मैदान क्या होंगे? सब सर्वाधिक विस्तृत भाग पर है। अगला देखते हैं। लाल सागर एक उदाहरण है। तो लाल सागर जब आप देखोगे तो ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट और अरब जो यहाँ अरब प्रायद्वीप शुरू हो जाता है, उसको भूमध्य सागर से, ठीक है, इस पूरे हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला जो बीच में एक एरिया है,
उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाल सागर। तो लाल सागर किसका उदाहरण है, अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। अक्षीय द्रोणी या अक्षीय गर्त क्या होती है, जहां धरती, मान लो सादा शब्दों में समझो, धरती अगर बीच में से फट जाए तो क्या होगी, बीच में गर्त बन जाएगी और आसपास के समुद्र का पानी आके उसमें भर जाएगा, तो उसको ही अक्षीय गर्त या अक्षीय द्रोणी कहते हैं। तो लाल सागर उसी चीज का एक उदाहरण है, किसका, ज्वालामुखी घाटी। कोई मतलब नहीं, अपर्दित घाटी इतनी गहरी नहीं होती है। अक्षीय द्रोणी या अक्षीय गर्त का उदाहरण है लाल सागर। ये सवाल 3-4 बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, अक्षीय द्रोणी दे दे या अक्षीय गर्त भी दे सकता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सबसे गहरा है। अब सबसे गहरा समुद्र की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे गहरा जो सागर है वो प्रशांत महासागर को मानते हैं। तो इसमें से जो दक्षिण चीन सागर है वो प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा है, इसलिए जो सबसे गहरा समुद्र होगा वो दक्षिण चीन सागर ही होगा। बेरिंग जल संधि नहीं है, भूमध्य सागर नहीं है, जापान सागर नहीं है, सबसे गहरा जो है वो दक्षिण चीन सागर या प्रशांत इसमें दे रखा होता तो वो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है। अब देखो, ये समुद्र के अंदर जो पहाड़ या पठार हैं वो आपको दे रखे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि समुद्र के अंदर भी उसी प्रकार की स्थलीय संरचना है जैसी हमें स्थल पर या समुद्र के बाहर देखने को मिलती हैं। तो कौन सा समूह सही नहीं है, टेलीग्राफिक पठार हिंद महासागर, कोको कटक प्रशांत ये ठीक है, बेलविस कटक अंध महासागर या अटलांटिक ये भी सही है, अगुलहास बेसिन हिंद महासागर ये भी ठीक है, अगुलहास जलधारा भी होती है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन टेलीग्राफिक पठार जो है, टेलीग्राफिक पठार मध्य अटलांटिक कटक का हिस्सा है जो कि अटलांटिक महासागर में, उसका भी उत्तरी भाग में है। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या है, समूह सही नहीं है। 16 का क्या आंसर होगा, 16 का आंसर होगा ए, टेलीग्राफिक पठार हिंद महासागर का हिस्सा ना होकर अटलांटिक महासागर के मध्य अटलांटिक कटक का हिस्सा है। अगला सवाल देखते हैं। अब आ गए विश्व के प्रमुख सागर। मैंने क्या किया है, मैंने इसमें एक मैप लगा लिया है ताकि आपको मैं पहले समझा सकूं और फिर प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो विश्व के प्रमुख सागर जो हैं, विश्व के प्रमुख सागर जो हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, ये पूरा एक मैप है जो आपको घटना चक्र में भी दिया हुआ होगा, आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ आपको जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो बता देता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये मेरा प्रशांत महासागर है, ऐसे गोल घूम के आएगा तो इधर इससे टच हो जाता है और ये पूरा प्रशांत महासागर है। उसके बाद ये एस आकार में अटलांटिक महासागर है, भारत के नीचे हिंद महासागर है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो प्रमुख प्रमुख खाड़ियां हैं, प्रमुख प्रमुख सागर हैं। आप ये देखेंगे, ये वाला जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ये है मेरा भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर। और ये क्या है, ये है मेरा काला सागर, ब्लैक सी। ये कैस्पियन सागर आपको यहाँ दिखेगा, ये फारस की खाड़ी आपको यहाँ अरब प्रायद्वीप के ऊपर दिखेगी, ठीक है। और ये नीचे की तरफ लाल सागर के बगल में ये लाल सागर है, लाल सागर के बगल में क्या है, अदन की खाड़ी है। फिर भारत के इधर की तरफ अरब सागर है, उधर बंगाल की खाड़ी है, आप जानते ही हैं, ठीक है। इधर देख लेते हैं, इधर ये जो कनाडा वाले एरिया में सबसे वो है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बे ऑफ बेफिन बोलते हैं, बेफिन की खाड़ी बोलते हैं। और कनाडा, मैंने आपको भी बीच में क्वेश्चन में बताया था कि सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला देश है कौन, कनाडा, ठीक है। ये सब कनाडा का हिस्सा है। ये जो बीच में डब्बा सा एक पड़ता है ये है हडसन की खाड़ी, ठीक है। यहाँ ये अलास्का है, अलास्का हमारे कई बार आया है, यूएसए का पार्ट है, ये अलास्का की खाड़ी है। ये कंट्री यहाँ नीचे लगती है मैक्सिको, तो ये वाला जो एरिया है डब्बा सा, ये मैक्सिको की खाड़ी है। ये अटलांटिक सागर महासागर का ही एक भाग है, यहाँ उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगेसो सी, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है। उसके बाद इंग्लैंड के ऊपर की तरफ ये क्या है, ये उत्तरी सागर है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के नीचे यूरोप के ऊपर ये क्या पड़ता है, बाल्टिक सागर पड़ता है, ठीक है, बाल्टिक सागर पड़ता है। और ये इंग्लैंड के ऊपर उत्तरी सागर है और उसके नीचे क्या है, बिस्के की खाड़ी है, ठीक है। बिस्के, कहीं कहीं बिस्के लिखा मिलेगा, ये है। इधर आप आ जाएंगे तो ये दोनों जैसे जहां जुड़ते हैं वहां ये बेरिंग जल संधि है, इसको यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जापान के ऊपर वाले एरिया में इस पे जापान सागर कहते हैं।
और जापान के ही इधर पास में पड़ता है येलो सी या पीत सागर। फिर ये पूर्वी चीन सागर है, ये दक्षिण चीन सागर है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक आप याद रखेंगे, ये जो न्यूजीलैंड, ये वाला एरिया न्यूजीलैंड है, ये तस्मानिया द्वीप है, तो यहाँ पे जो पास में सागर है वो तस्मान सागर है। तो इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, मैंने साथ में और भी मैप लगाए हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। ये कब समझ में आएंगी, आप लोग एक ब्लैंक मैप लीजिए और इसको 3-4-5 बार बनाइए, ठीक है। 3-4-5 बार बनाइए, फिर 1-2 दिन बाद देख लीजिए, फिर 1-2 दिन बाद देख लीजिए, तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो लगभग आपके दिमाग में बस जाएंगी, ठीक है। मैप को याद करने का यही तरीका है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन अगर 5 आ रहे हैं तो 5 में से 2 या 3 सवाल क्या आएंगे, मैप से आएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज लगभग 10 से 12 प्रश्नों का है। यूपीपीसीएस का जो एग्जाम होता है 150 प्रश्नों में से लगभग, आरओ में भी लगभग यही रेशो रहेगा, 10 से 12 प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी के। 10 प्रश्नों में से 3 से 4 सवाल आपके मैप के होंगे। तो अगर आपका मैप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो 3-4 वो सवाल करना आप भूल ही जाइए, ठीक है। तो मैप आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूँ, ठीक है। चलो तो देखते हैं आगे सवाल। अजरबैजान, ठीक है, ये अजवाइन क्या लिखा है, अजरबैजान लिखा है, ठीक है। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे है। तो मैंने आपको जब पीछे अभी कैस्पियन सागर के पड़ोसी देश याद करने बताए थे, तो मैंने बताया था एक को छोड़ के बाकी कैस्पियन सब में ना लगा हुआ है, ऐसे ही सारे देशों में भी एक को छोड़ के ना लगा हुआ है। और उसकी ट्रिक मैंने बताई थी तारीख, TARIK, ठीक है, ये मैंने बताया था। अगर आपने पिछली क्लास ध्यान से देखी है तो आपको शायद याद होगा। तो अजरबैजान भी किसका पड़ोसी है, कैस्पियन सागर का पड़ोसी है, और कैस्पियन सागर का पड़ोसी है तो इसकी राजधानी बाकू जो है वो भी कैस्पियन सागर के तट पर है, पूरब की साइड है। अगर ये अजरबैजान है तो यहाँ बाकू पड़ती है जो कि कैस्पियन सागर के तट पर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मैं आपको लेंस में दिखा देता हूँ ये कहाँ बैठेगा, ये बैठेगा, ये वाला एरिया बैठेगा, ये जो आप देख पा रहे होंगे ना इसमें कैस्पियन सी, तो अजरबैजान जो बैठेगा यहाँ आके बैठेगा अजरबैजान, इस जगह जहाँ मेरी उंगली रखी हुई है, ठीक है। तो ये कैस्पियन सी के पास में रहेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टर्की के उत्तर में है, देखो तुर्की की बात चल रही है, तुर्की भी देख लीजिए आप कहाँ है। ये जो एरिया है ना, ये काला सागर, काला सागर के नीचे वाला जो एरिया है, काला सागर के नीचे वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये तुर्की है और इसके नीचे भूमध्य सागर है। तो ऐसे है, मतलब ऊपर है काला सागर, इसको मैं हटा देता हूँ, ऊपर है ब्लैक सी, देन तुर्की, देन उसके बाद मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर आ जाता है, ऐसे है, ठीक है। तो टर्की के उत्तर में क्या होगा, तो टर्की के उत्तर में क्या होगा, ब्लैक सी या काला सागर। 18 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। टर्की किनके मध्य में है, तो देखो फिर वही रिपीट क्वेश्चन हो गया, ऊपर क्या है ब्लैक सी, नीचे क्या है मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर, और बीच में क्या है तुर्की। तो काला सागर और भूमध्य सागर के बीच है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मैं आपको यहाँ मार्क करने के बाद दिखा देता हूँ, ये भूमध्य सागर है, ये काला सागर है, और बीच में क्या है, बीच में तुर्की है, आजकल उसका नाम तुर्की हो गया है ना। ऊपर वाला जो मार्क लगा हुआ है वो ब्लैक सी है, नीचे वाला जो मार्क लगा हुआ है वो क्या है, वो मेरा भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी है, और उसके बीच में जो आप एरिया देख पा रहे होंगे थोड़ा सा खाली सा, वो क्या है, वही तुर्की है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है। तो पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले भूमध्य सागर है, यहां आप इसको देख लीजिए, ये देखिए पश्चिम से चलते हैं तो सबसे पहले भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के बाद काला सागर है, फिर कैस्पियन सी है, और एक छोटू सा गुल्ला जो आपको दिख रहा होगा ये अरल सागर है, ठीक है। तो सबसे पहले भूमध्य सागर है, काला सागर है, कैस्पियन है, अरल है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, भूमध्य सागर है, ये रहा, फिर काला सागर है, फिर कैस्पियन है, फिर अरल सागर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये आप देखो, ये वाला जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है ना, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कैस्पियन के आसपास क्या है, भूमध्य सागर के आसपास क्या है, ब्लैक सागर के आसपास क्या है ना,
फिर ऊपर ये बाल्टिक वाला एरिया आपको पता होना चाहिए, है ना, ये यूरोप, ये वाला जो मैप का हिस्सा है ना, ये आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, और यहाँ के आसपास का एरिया आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। तो सवाल अगर आने की संभावना होती है ना, तो इन्हीं दो एरिया से सवाल आ जाता है। तो पूरा मत याद करो, ये दो एरिया में देख लो क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। आंतरिक सागर है। अब आंतरिक सागर का क्या मतलब हो गया, ऐसा सागर जिसके चारों तरफ मतलब समुद्र ना होकर के क्या है, लैंड है, पूरी तरह से लैंड से लॉक्ड है। तो आंतरिक सागर कौन सा है, कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बोलते हैं, या कहीं कहीं इसको विश्व की सबसे बड़ी झील भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये आंतरिक सागर है, ठीक है। कहीं से भी बाहर से किसी वाटर बॉडी से टच नहीं है, पूरी तरह से चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है ना। चलो अगला देखते हैं। जिस महासागर में सारगेसो संबंधित है वह क्या है। देखो अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक एरिया में जब आप जाओगे तो वहां क्या है, उत्तरी अटलांटिक एरिया में आपको सारगेसो सी मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एक सौरगेसम या सारगेसेम या सोरगेसेम कहीं कहीं लिखा मिलेगा, उस टाइप की एक वनस्पति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण इस एरिया को क्या बोल देते हैं, ये मेरा पूरा एस आकार का नीचे तक आ जाएगा, कौन सा, अटलांटिक सी, ठीक है, अटलांटिक सागर। तो इसका उत्तरी हिस्सा जो ये अमेरिका के पूर्वी तट पर जो इसका उत्तरी हिस्सा है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम सारगेसो सी, सारगेसो सागर उसको बोल देते हैं। तो जिस महासागर से संबंधित है वो कौन सा होगा, अटलांटिक होगा। अटलांटिक में भी उत्तरी अटलांटिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 22वें का। अगला सवाल देखते हैं। सारगेसो सागर कहाँ स्थित है। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, हम टाइम नहीं गवाएंगे, क्या करेंगे, सीधा आंसर लगाएंगे। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगेसो सी आप देख पा रहे हैं, ये है सारगेसो सी, ये मेरा पूरा अटलांटिक आ जाता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। सारगेसो सागर हिस्सा है, फिर वही पूछ लिया। देखो जब मैं आपको भी मैप बता रहा था तब भी मैंने आपको कई बार बताया था, सारगेसो को आप याद रखेंगे, कई बार सारगेसो पूछा गया है, रिसेंट में भी पूछा गया है, ये बीपीएससी 2022 के री एग्जाम में पूछा गया है, एमपी में पूछा गया है, रिसेंटली कई बार पूछा गया है। तो सारगेसो सी को आप याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। किसका है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सारगेसो समुद्र की विशिष्टता है, क्यों विशेष है ये मैंने आपको बताया, सारगेसम नाम की वनस्पति यहाँ मिलती है प्रचुर मात्रा में, जिसके कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है, सारगेसो सी पड़ा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा विशिष्ट समुद्री वनस्पति। ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी नहीं, अत्यधिक लवणीय पानी नहीं, क्या विशेषता हो गई, विशिष्ट समुद्री वनस्पति इसकी विशेषता हो गई। 25वें का आंसर हो गया डी। अगला सवाल देखते हैं। अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है। तट रेखा नहीं है मतलब क्या हुआ, उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसकी तट रेखा है ही नहीं। तो सारगेसो सी जो है वो अटलांटिक का ही चूंकि एक हिस्सा है, इसलिए उसकी अपनी कोई तट रेखा नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 26वें का। अगला सवाल देखते हैं। इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे हुए सागर का क्या नाम है। तो आप यहां मैप में देखते चलेंगे, देखो ये है मेरा इटली, ठीक है, इटली, सिसिली प्रायद्वीप, सार्डिनिया प्रायद्वीप ये भी इटली का है, कोर्सिका द्वीप ये फ्रांस का पड़ता है। कोर्सिका इसमें दिया है, हाँ, कोर्सिका द्वीप आप याद रखेंगे, ये इटली का नहीं है, ये फ्रांस का है। तो ये क्या है, टेहेरियन या टेहेरियन सागर इसको बोलते हैं, जिससे चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, भूमध्य सागर का ही एक भाग है, ठीक है। जैसे सारगेसो सी किसका भाग है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है, ऐसे ही टेहेरेनियन सी किसका भाग है, भूमध्य सागर का भाग है। यही प्रश्न आपसे बना के पूछा जा सकता है कि टेहेरेनियन सी किसका भाग है। तो 27 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अरल सागर के किनारे है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अरल सागर कहाँ है।
तो जब आप मध्य एशिया देखोगे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे, ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे क्या मिलेगा आपको, अरल सागर मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे व्हाइट वाला एरिया उज्बेकिस्तान है, येलो वाला तो कजाकिस्तान है ही है, इनके बॉर्डर पे है अरल सी। अरल सी क्यों चर्चा में रहता है, क्योंकि ये अपनी आकृति से लगभग मोर देन 60% सूख चुका है, ठीक है। जितना इसका आकृति था पिछले 50 वर्षों में 60 से 70% से ज़्यादा भी ये सूख चुका है, कहीं कहीं आपको 90% भी लिखा मिलेगा, इसलिए प्राय चर्चा में रहता है। तो आपको ये तो बिल्कुल रट लेना है किस किस के किनारे पर है, ठीक है। यही कैस्पियन है, कैस्पियन के बगल में है, ठीक है। इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन भी आया था, चारों आपको क्रम लगाने को पूछा था, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन और फिर अरल सागर। तो अरल सागर इसलिए आप याद रखेंगे, इसकी लोकेशन याद रखेंगे, फिर कह रहा हूं दिमाग में रखेंगे, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से ही टच करता है, बाकी किसी भी तान से टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ 4-5 तान है ना, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान है ना, वो सब है, तो उससे टच नहीं कर रहा है, सिर्फ कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से टच कर रहा है, ठीक है। और इनमें से उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जो 5-6 तान को, जितने भी आसपास के तान है सबको टच करता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया। देखो ये सारे हैं, मोरक्को सबसे ऊपर है, मोरक्को सबसे ऊपर है, मोरक्को है, फिर अल्जीरिया है, फिर ट्यूनीशिया है, लीबिया है, यहीं नीचे पड़ता है, इनके नीचे पड़ता है चाड। तो चाड से क्या है, देश नहीं मिलता है, चाड एक भूआबद्ध देश है, मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश है। इससे आपके कई सवाल सॉल्व हो जाएंगे, चाड को आप याद रखोगे, भूआबद्ध देश है तो, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। देखो भूमध्य सागर, जब आप जॉर्डन देखते हो ना, तो ये इजराइल, मान लो ये इजराइल का मैप है, तो इजराइल के बगल में जॉर्डन है, बाकी ये सब सीरिया रहे, ये रहा सीरिया, लेबनान रहा, ये रहा लेबनान, यहीं बगल में इजराइल, इजराइल, लेबनान, और ये जो आप डार्क कलर से यहाँ देख रहे हो ना, ये जॉर्डन है। तो जॉर्डन जो है, मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा देता हूं, इसमें जो आप ये डार्क कलर वाला देख रहे हो ना, ये जॉर्डन है। तो जॉर्डन जो है वो मेडिटेरियन सी से नहीं टच करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सीरिया, लेबनान, इजराइल छूते हैं, जॉर्डन नहीं छूता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है। तो फिर वही बात आ गई, रिपीटेड सवाल है, पीछे भी पूछा था कौन सा सबसे गहरा सागर है, तो हम जानते हैं प्रशांत महासागर की सबसे ज़्यादा गहराई एवरेज मापी जाती है। तो इन सब में से जो दक्षिण चीन सागर है या पूर्वी चीन सागर क्या है, वो प्रशांत महासागर का भाग है, इसलिए सबसे गहरा सागर हमसे पूछ रहा है, तो वो क्या होगा, दक्षिण चीन सागर होगा। 31 का आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सागर और सागर से लगा हुआ देश, ठीक है। पूछ रहा है कौन से युग्म सुमेलित हैं, ठीक है, कौन से युग्म सुमेलित हैं। एड्रियाटिक सी से अल्बानिया छूता है, काला सागर से क्रोएशिया नहीं छूता है। क्रोएशिया किससे छुएगा, क्रोएशिया छूता है एड्रियाटिक सी से। जब आप एड्रियाटिक सी देखोगे तो उससे टच करती हुई कंट्री है क्रोएशिया। या आपको याद करने पड़ेंगे, काला सागर से कौन सा छूते हैं, काले सागर की ट्रिक है, कहीं कहीं बर्गर लिखा मिलेगा या GTV RUR। अभी अगला क्वेश्चन आएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ब्लैक सी के आसपास की कंट्री। तो दूसरा जब आपने हटा दिया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। मतलब अगर आपको अगर ये पता है कि काला सागर से क्रोएशिया नहीं छूता है, और कैस्पियन, कजाकिस्तान, ये तो हम जानते ही हैं, मोरक्को अभी देख के आए हैं, भूमध्य सागर से सबसे पहला देश मोरक्को था, ये भी सही है, ये भी सही है, और लाल सागर से सीरिया भी सही है। तो आप रेड सी देखोगे तो ये भी सही है और पहला वाला भी सही, मतलब 1 3 4 5 किस्में हैं, 1 3 4। लाल सागर से सीरिया सॉरी नहीं छूता है, लाल सागर से सीरिया नहीं छुएगा, ये दूसरा वाला गलत हुआ। 1 3 4 सही आंसर है इसका, 1 और 3 और 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। अब देखो ब्लैक सी, काला सागर, तो काला सागर, ये जो आप लाइट कलर इसमें देख रहे हो, ये ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी है। तो इससे छूने वाले देशों का ट्रिक है, आप ये लिख लीजिए GTV नगर में लड़के रहते हैं ना सब, दिल्ली वाले लड़के कहाँ रहते हैं, GTV नगर, RUR। कैसे याद करोगे, जी से जॉर्जिया, सारा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके क्रम में है ये, ठीक है।
जॉर्जिया, तुर्की, GTB बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया को याद रखोगे, R से रोमानिया, U से यूक्रेन और R से रसिया। ब्लैक सी किस लिए चर्चा में ज्यादा रहता है, क्योंकि यूक्रेन वॉर वाला सिस्टम अभी चल रहा है, ठीक है, यूक्रेन वाला, तो ब्लैक सी के लगा हुआ यूक्रेन है, आप इसको याद रखोगे। और ब्लैक सी के उत्तर में कौन सा है, एजोब सी है, एजोब सी है, इसको भी आप याद रखोगे, एजोब है ना, एजोब सी है। तो इसका आंसर क्या होगा, काला सागर के तट पर कौन सा नहीं है, टर्की होगा, जॉर्जिया होगा, ठीक है, जी से जॉर्जिया है, GTB RUR में, और बुल्गारिया भी है, GTB से बुल्गारिया है, ठीक है, लेकिन सीरिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कौन सा काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, लाल सागर उदाहरण है, अभी पूछा गया था, अक्षीय द्रोणी या अक्षीय गर्त का उदाहरण है लाल सागर, इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। लाल सागर किसका उदाहरण है, अक्षीय गर्त या अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है, कौन सा, रेड सी या लाल सागर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है। अब वो भूमध्य सागर से सीमा पूछ रहा है, किन देशों की है, तो देखो भूमध्य सागर से जॉर्डन, अभी हम देख के आए थे, जॉर्डन नहीं छूता है, इसको तो आप रट लेना। क्यों रट लेना, अगर कंफ्यूज करने को आएगा ना तो वो जॉर्डन से ही कंफ्यूज करता है, जॉर्डन से ही कंफ्यूज करता है। तो एक हटाओ, एक हटा, ये ऑप्शन हटा, ये ऑप्शन हटा, उसके बाद बी और सी में से देखते हैं, बी और सी में से देखते हैं कौन सा होगा, तो इराक, लेबनान और सीरिया। इराक की भी सीमा इससे नहीं साझा करती है भूमध्य सागर से, इसका भी आप निमोनिक देख सकते हैं कि एशिया से जो छूते हैं, सी लिस्ट और समथिंग समथिंग ऐसे एक, क्योंकि ये भूमध्य सागर से काफ़ी ज़्यादा कंट्री छूते हैं, 3 महाद्वीप की, यूरोप की छूती है, एशिया की छूती है, अफ्रीका की छूती है। तो आपको ये तीनों का निमोनिक लिख लेना है, ठीक है, अपने पास लिख लेना है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए सी, 3 और 4। लेबनान छूता है, लेबनान इसराइल के बगल से लेबनान है, और सीरिया छूता है, तो 3 और 4 होगा जो इससे टच करेगा, ठीक है। 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो जैसे ये है, ऐसी बाल्टिक का भी निमोनिक है कि रियूड, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड एक कंट्री और आती है उस तरीके से, ठीक है, पोलैंड एंड जर्मनी, पोलैंड एंड समथिंग कुछ है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में किसी दूसरे क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है। तो इसका भी बाल्टिक सागर के आसपास के भी जो देश है उनका भी ट्रिक है, उनका भी निमोनिक है इसी तरीके से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बाल्टिक सी है। अब बाल्टिक सी में आप देख रहे हैं कि नॉर्वे इससे नहीं लगता है, नॉर्वे इससे बाल्टिक सागर से नहीं लग रहा है, तो जिसमें नॉर्वे है, हालांकि स्वीडन इससे छू रहा है, स्वीडन इससे छू रहा है, लेकिन लाटविया, पोलैंड दोनों छू रहे हैं। देखो ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये जो 3 कंट्री है ना, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ELL, ठीक है। तो ELL इनको क्या बोलते हैं, इनको सॉरी, बार बार मुझे खांसी आ रही है, इनको बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। तो ये तीनों को बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। अब देखो लाटविया, पोलैंड दोनों छू रहे हैं, ये दोनों छू रहे हैं, लाटविया, रूस, रशिया भी छू रहा है, ये रशिया का हिस्सा जो आ जाता है गल्फ ऑफ फिनलैंड के आसपास, ये भी छू रहा है। स्वीडन, रूस, ये भी दोनों छू रहे हैं, स्वीडन और रशिया, लेकिन नार्वे नहीं छू रहा है। तो इसमें ज्यादा सही आंसर स्वीडन और नार्वे होगा। यद्यपि स्वीडन छूता है, लेकिन ज्यादा सही आंसर कौन सा होगा, स्वीडन और नॉर्वे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अब आ गई महासागरीय धाराएं। ये सबसे टफ टॉपिक लोग मानते हैं महासागरीय धाराओं को, कि अरे भाई ये तो याद ही ना होगी, ये तो समझ में ही नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैप इसमें दे रखा है, उस मैप को आप 3-4 बार ड्रॉ कर लीजिए अपने कॉपी पे। जब उस मैप को आप 3-4 बार अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका होगा कि कौन कौन सी महासागरीय धाराएं कहां कहां हैं। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से ड्रॉ करना। मैंने यहाँ पे मैप लगा रखा है, उसी के बेस पे मैं आपको समझाऊंगा। जो आपके घटना चक्र में दे रखा है ना, वही वाला, मतलब एक एक महासागर के बेस पे हमें बनाना है। एक मैप पे आप हिंद महासागर की धाराएं बनाएं, एक मैप पे आप अटलांटिक की बनाएं, एक पे आप प्रशांत की बनाएं, इन्हीं तीनों की हैं, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा, 2 पेन यूज करें। जो गर्म जल धारा है उसको गर्म मतलब लाल से बना दो, जो ठंडी है उसको नीले से या ग्रीन से बना दो, ठीक है। तो आपको याद भी रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं।
देखो सबसे पहले हम अटलांटिक की देखते हैं। देखो ये सारी पहले तो ये समझ लो ये धाराएं चल क्यों नहीं है। जैसे आपके स्थल पर नदियां हैं ना, उसी तरीके से हम इसको मान सकते हैं कि ये महासागर की नदियां हैं। चल कैसे रही हैं, ये कैसे चल रही हैं, ये चल रही हैं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, समुद्र के जल के घनत्व की वजह से, या फिर जो इनमें भी ऐसे ही ऊंचाई और गहराई है उसकी वजह से, जिधर ढलान होता है उस तरीके से। मेन इनके चलने का कारण क्या है? मेन इनके चलने का कारण हाई प्रेशर लो प्रेशर ही है, टेम्परेचर डिफरेंस ही है। तो देखो ये मेरा पूरा अटलांटिक महासागर है, ये एस शेप में जो है पूरा अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर में भी विषुवत रेखा से दोनों तरफ क्या करती हैं, ये पूरे चक्कर बनाती हैं महासागरीय धाराएं। देखो कैसे, यहां से इक्वाडोर विपरीत धारा, इसको जो विषुवत रेखीय धारा है यहां से चलेगी, ये ब्राजील का तट है, ब्राजील से टकराएगी, तो यहां इसको कौन सी धारा बोल देंगे? ब्राजील की धारा। जो इन्होंने उष्ण धारा है वो डॉट डॉट से दिखाई है, जो शीत धारा है वो प्रॉपर लाइन से दिखाई है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये फॉकलैंड की जो जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है, यहाँ से आके मिलेगी, ये पश्चिमी वायु उपवाह का एक भाग है, यहाँ के मिलेगी और मिलके फिर ये पश्चिमी वायु उपवाह द्वारा एक इधर बेंगुला की जलधारा, और फिर वो उसमें पूरी मिल जाएगी, पूरा एक साइकिल हो जाता है। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में हमको जो जलधाराएं मिली वो उत्तरी विषुवतीय धारा मिली, दक्षिणी विषुवतीय धारा मिली, ब्राजील की धारा मिली जो गर्म है। ब्राजील आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ब्राजील का अगर आपको लोकेशन याद है तो आपको पता रहेगा कि यार उसके आसपास तो गर्म जलधारा ही होगी, ठीक है। फॉकलैंड की नीचे जलधारा आ रही जो कि ठंडी है, और बेगुला की जलधारा आपको याद रखनी है क्योंकि ये भी नीचे है, ये भी ठंडी है। अब ऊपर आ जाते हैं, तो ऊपर ये उत्तरी विषुवतीय धारा है, उत्तरी विषुवतीय धारा जाके यहाँ मिलेगी, और ये यहाँ से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा ऊपर से आ रही है, और ये यहाँ से गल्फ स्ट्रीम ठंडी जा रही है। तो ये क्या करती है, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधारा यहाँ मिलती हैं और आगे बढ़ती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक अपवाह। और ये उत्तरी अटलांटिक अपवाह एक गर्म जलधारा के रूप में आगे बढ़ता है। तो ये नॉर्वे और स्वीडन के आसपास जाके क्या करता है कि वहाँ की ठंड से तटीय क्षेत्रों को मुक्ति दिलाता है। जब गर्म जलधारा पहुँच जाती है तो वहाँ आसपास का जो समुद्र का वो है वो जमता नहीं है, लोगों को रिलीफ मिलता है, और इकोलॉजिकल दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। तो उत्तरी अटलांटिक अपवाह को क्या बोलते हैं, नॉर्वे के लिए बहुत फायदेमंद बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरी कहाँ की हो गई। फिर जब ये यहाँ से घूमती है, यहाँ से एक तो उत्तरी अटलांटिक अपवाह हो गया और एक इधर मुड़ जाएगी और यहाँ कनारी की जलधारा से आके मिलेगी, और फिर से वो क्या करेगी, पूरा गोला ये बना लेगी, ठीक है। देखो ये एक अलग से पूरा चैप्टर है, इसको समझाने में पूरा अलग से 1-1.5 घंटा 2 घंटा चाहिए तीनों चारों महासागर की जलधारा बताने को। मैं अभी यहाँ आपको शॉर्ट में बताता चल रहा हूँ जो आपके काम भरेगी चीज़ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हिंद महासागर की जलधाराओं पर। हिंद महासागर में 4-5 जलधाराएं आपको याद रखनी है। हिंद महासागर में क्या होता है कि ये क्लॉकवाइज भी घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमते हैं। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर में मानसूनी प्रकार की पवनें यहाँ से टकराती हैं। मानसूनी पवनों की क्या विशेषता होती है कि 6 महीने तो इधर से उधर चल रही हैं और 6 महीने उधर से उधर चलेंगी। अगर इस प्रकार की कोई आप हवा का पैटर्न देखें तो आप उसको मानसूनी प्रभाव बोल सकते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है। यहाँ आपको क्या याद रखना है, एक तो अगुलहास की जलधारा याद रखनी है जो कि गर्म जलधारा है। ये जलधारा याद रखनी है अगुलहास, है ना, बहुत बार पूछी गई है, कई क्वेश्चन आपके इससे सही हो जाएंगे। अगुलहास की जलधारा जो है वो गर्म जलधारा है और हिंद महासागर की है। तो हास से आप चाहे हिंद याद रख सकते हैं, अगुलहास, हास हिंद, और वो कैसी है, गर्म जलधारा है, ठीक है। उसके बाद इसमें और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा है, ठीक है। फिर इधर ये प्रशांत महासागर की प्रजाति हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा हिंद महासागर में पड़ेगी। आपको ये मैप के हिसाब से भी ध्यान रखना है कि पश्चिम वाली तो हिंद महासागर का हिस्सा होगी और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा किसका हिस्सा होगी, प्रशांत का होगी, और दोनों ही गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूयोशियो की जलधारा, ये गर्म जलधारा है। ओयोशियो या क्यूराइल की जलधारा ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये सब प्रशांत का हिस्सा है ना। इधर कैलिफोर्निया की जलधारा ये भी प्रशांत का हिस्सा है, ठीक है। और इधर ये हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, ये पेरू का तट पड़ता है, ये वाला एरिया पेरू है, चिली के ऊपर का पेरू है, और पेरू की जलधारा क्या बोलते हैं, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, ये एक ठंडी जलधारा है। तो आपको कौन कौन सी याद रखनी है, मैं अगर सारा मिटा के आपको इसमें से जरूरी है वो बता दूं, आपको कौन कौन सी इसमें से याद रखनी है जरूरी,
तो आप उनको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उनसे ही आपके क्वेश्चन का काम चल जाएगा अगर आपको सारा नहीं समझना है। एक तो आपको याद रखनी है बेगुला की धारा। बेगुला की धारा पहले अटलांटिक की याद कर लेते हैं जो जरूरी है। बेगुला आपको याद रखनी है और फॉकलैंड आपको याद रखनी है, दोनों गर्म हैं। ब्राजील वाली तो आप याद रख ही सकते हो, ये ठंडी जलधारा है, ठीक, वो सॉरी गर्म जलधारा है। और ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों गर्म है, सॉरी ठंडी है, अगर मैंने गर्म बोल दिया हो तो मैं सही कर रहा हूँ। फॉकलैंड और बेगुला कैसी हैं, ठंडी हैं, और ब्राजील की जलधारा गर्म है। इसके साथ फॉकलैंड और बेगुला के साथ आपको कनारी याद रखनी है, ऊपर से आ रही है, और लेब्राडोर याद रखनी है, ये भी ठंडी है। तो लेब्राडोर, कनारी और आपका तुम्हारी ये बेंगुला और फॉकलैंड ये ठंडी जलधाराएं हैं। बाकी ये गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील ये गर्म है। उसके बाद आपको हिंद महासागर में कौन सी याद रखनी है, अगुलहास, रट लेना इसको, तो अगुलहास गर्म जलधारा है, इसको याद रख लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर इधर आपको याद रख सकते हैं क्योयोशियो और ओयोशियो। क्योयोशियो ओयोशियो किसकी हैं, ये आपके प्रशांत महासागर की हैं। और कैलिफोर्निया आप याद रख सकते हैं। हम्बोल्ट एक याद रखिएगा, एक हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा याद रखिएगा, प्रशांत महासागर की है हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, और वो कैसी है, वो एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। बस इतने पे हाँ इसको खत्म करते हैं, प्रश्न करने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। संभवतः आपको चीजें याद हो चुकी होंगी। इसको याद करने का एक ही तरीका है, आप 3 मैप लीजिए, 4 मैप लीजिए या 6 मैप लीजिए, 2-2 बार बनाइए तीनों महासागर की धाराओं को, आपको जरूरी है, याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। किसकी वजह से पूछ रहा है, महासागरीय धाराएं जो हैं वो चल रही हैं, या महासागरीय धाराएं किसकी वजह से उत्पन्न हो रही हैं। पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व और पृथ्वी का परिक्रमण। देखो पृथ्वी का परिक्रमण क्या है, सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाना परिक्रमण है, और परिभ्रमण क्या है, अपनी धुरी पर घूमना। अगर परिभ्रमण कहता तो परिभ्रमण तो इसका एक रीजन हो सकता था, क्योंकि उसके कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, लेकिन परिक्रमण रीजन नहीं होगा, मतलब 4 तो होगा ही नहीं। उसके बाद पृथ्वी का आवर्तन हो सकता है, वायु दाब और हवा ये तो होगा ही, है ना, और महासागरीय जल का घनत्व ये भी होगा। घनत्व डिफरेंस जहां होगा उसी हिसाब से जलधाराएं चलेंगी, मतलब 1, 2, 3 इसका सही आंसर होगा। 1, 2, 3 मेरा किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, मतलब 37 का क्या आंसर होगा, 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। हिंदी देख रहे हो कितनी खतरनाक है, मंद भूपृष्ठ संचलन, मतलब महासागरीय धारा क्या है, जो जल का हिस्सा है वो ऊपर का भूपृष्ठ, जो जल का भूपृष्ठ है उसका संचलन को ही क्या कह रहे हैं, महासागरीय धाराएं कह रहे हैं। महासागरीय धाराएं पृथ्वी के ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं, हाँ होती हैं। हमने देखा था जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह था वो क्या कर रहा था, नॉर्वे के पास गल्फ स्ट्रीम को गर्म जलधारा को ले जा रहा था और वहां के एरिया को नॉर्मल रख रहा था, अभी पीछे हमने देखा था। तो इसी प्रकार ताप संतुलन ये हमारा जो है बना के रखती हैं। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। सनातन पवनें मतलब जो मुख्य पछुआ टाइप से पवनें जो होती हैं, मुख्य पवन जो होती हैं उनको सनातन पवन कहते हैं, ये भी सही है। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। महासागर संरूपण मतलब महासागर का जो उच्चावच है, वहां का जो घनत्व डिफरेंस है, उन सब के द्वारा प्रभावित होती है, तो होती हैं। तो इसमें मतलब कौन सा सही है, चारों सही हैं, चारों सही होगा, 1, 2, 3, 4 चारों इसका सही है, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन एक उत्तरदायी है। मतलब क्या कह रहे हैं कि मैंने अभी आपको बताया था कि हिंद महासागर में क्या है, हिंद महासागर में धारा क्लॉकवाइज भी घूमती है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि मानसूनी पवनों का हिंद महासागर में प्रवेश, मतलब मानसूनी पवनें क्या है, 6 महीना पवन इधर से उधर चल रही है और 6 महीना पवन उधर से इधर चल रही है। तो इस प्रकार मानसूनी पवन जो है, उस मानसूनी पवन के कारण क्या होता है, जब पवन की दिशा चेंज होती है तो इनकी धाराओं की भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, हिंद महासागर में धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, तो वो जिम्मेदार हो जाएगा हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह दर। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह जो पाया जाता है उसकी वजह से ये चेंजनेस आती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगुलहास की धारा चलती है। अब देखो अगुलहास मैं आपको बता रहा था, बार बार याद रखना। तो अगुलहास की जलधारा कहाँ है, हिंद महासागर में है, और कैसी है, गर्म जलधारा है। अगुलहास, हास से आप याद रख सकते हो क्या,
हाथ से आप याद रख सकते हो हिंद, और आपको ये याद रखना है कि ये गर्म जलधारा है। बार बार बोल रहा हूँ, गर्म जलधारा है। ये नीचे की तरफ जब आप देखोगे मेडागास्कर के आसपास, तो ये एक गर्म जलधारा है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। मेडागास्कर के आसपास, इसमें ओगलास लिखा है, ये अगुलहास ही है, ठीक है। मेडागास्कर के आसपास हिंद महासागर में, अफ्रीका के कौन सी तट की तरफ हो गई, पूर्वी तट की तरफ हो गई, ये चल रही है, दक्षिणी पूर्वी तट की तरफ चल रही है और गर्म जलधारा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर 1 इसका इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप अगुलहास को याद रखेंगे, अगुलहास को याद रखेंगे, ठीक है। तो वही फिर आ गया फ्लोरिडा, कनारी हम देख रहे थे अटलांटिक में थी, क्यूराइल हम देख रहे थे कहां थी, क्यूराइल हम कहां देख रहे थे? प्रशांत महासागर में देख रहे थे, ठीक है। तो अगुलहास की जो जलधारा है वो हिंद महासागर से संबंधित है। तो 41 का आंसर भी क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखते हैं, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? मतलब कौन ठंडी नहीं है? अब आप देखो, कनारी भी ठंडी है, हमबोल्ट भी मैं आपसे बार बार कह रहा था याद रखना ठंडी है, ओयोशियो या क्यूराइल ये भी ठंडी है, लेकिन जो मेरी अगुलहास है, जो मेरी अगुलहास की जलधारा है वो कैसी जलधारा है? वो एक गर्म जलधारा है और हिंद महासागर की जलधारा है, अगुलहास या जो भी समथिंग लिखा हुआ है। तो 42 में का आंसर क्या होगा? 42 में का आंसर होगा डी। आपको याद रखना, कनारी किसकी है? अटलांटिक महासागर में है। कनारी कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। हमबोल्ट कहाँ है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। ओयोशियो क्या है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। और ये तीनों ठंडी जलधारा हैं। अगुलहास एक गर्म जलधारा है। अगला सवाल देखते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। मैं जब अभी आपको समझा रहा था तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि गल्फ स्ट्रीम नाम की जो गर्म जलधारा थी, उस गर्म जलधारा को उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्या कर रहा है? अपने साथ नॉर्वे और ऊपर की साइड ले जा रहा है ना। तो उससे क्या होता है? नॉर्वे को सबसे ज्यादा लाभ होता है, उसके तटों के आसपास मौसम नॉर्मल हो जाता है ना, जो कि पारिस्थितिकीय एवं प्राकृतिक रूप से भी काफी और वाणिज्यिक रूप से भी काफी लाभदायक होता है। तो 43 में का क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? वो है नॉर्वे। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है? अब देखो, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, कनारी आप देख रहे हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। कनारी कहां गई? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। बेगुला, अगुलहास आप देख रहे हो हिंद महासागर में है और गर्म जलधारा है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ब्राजीलियन जलधारा जो है वो भी क्या है? गर्म जलधारा है। यद्यपि दक्षिणी अटलांटिक में है ब्राजील, ये रही, लेकिन गर्म है। और बेगुला की जो धारा है वो क्या है? बेगुला की धारा क्या है? दक्षिणी अटलांटिक में है और ठंडी जलधारा है। मैप में इसीलिए साथ में आपको लगा के लाया हूं कि मैं जो बोलूं वो आपको उर्दू फारसी ना लगे, आपको समझ में आए, ठीक है। मैं यहां भी इसीलिए मार्क करता रह रहा हूं, आप भी अपनी बुक में देखते चलेंगे। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? अब देखो, हिंद महासागर की धारा पूछ रहा है तो हम जानते हैं बेगुला, अभी हम देख के आ रहे हैं पीछे क्या है? एक ठंडी जलधारा है और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का हिस्सा है, ये रही बेगुला, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये हिंद महासागर का धारा नहीं। बाकी अगुलहास हम जान रहे हैं, मोजाम्बिक भी अगुलहास के आसपास की यहीं पे मोजाम्बिक भी बोलते हैं, एक धारा है उसको, और दक्षिण हिंद महासागरीय है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। बेगुला जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ना कि हिंद महासागर का। अगला देखते हैं, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? देखो, दक्षिणी अटलांटिक की बात चल रही है तो बेगुला है, बेगुला ठंडी है। ब्राजील है, ब्राजील गर्म है, ये दक्षिण में ही है। मैप पे देखते चलेंगे, ये बेगुला रहा, ये ब्राजील रहा। लेकिन कनारी जो है, कनारी उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात
में है। और यहाँ क्या कह रहा है, दक्षिण अटलांटिक महासागर। आपको ये जब तक मैप पे नहीं बनाओगे, जब तक अपने दिमाग में नहीं बसाओगे, तब तक जलधारा का सवाल सही नहीं होने का, महासागरीय जलधारा का सवाल सही नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट है, मुश्किल से 15 भी नहीं बैठेंगी, तीनों महासागर की मिला के 15 भी नहीं बैठेंगी। 15 आप अपने दिमाग में बसा लोगे, आपका सवाल गलत नहीं होगा। और पश्चिमी पवन प्रवाह, ये रहा पश्चिमी वायु प्रवाह या पश्चिमी वायु पवन प्रवाह, ये मिलके ब्राजील बेगुला और पश्चिमी प्रवाह मिलके क्या कर रहा है, दक्षिण में एक पूर्ण वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। ये गोला बन गया, पूरा साइकिल बन गया, जबकि किनारी कहाँ है, उत्तर में है। तो ऑप्शन नंबर सी 46 का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। तो आप देखो, गल्फ स्ट्रीम हो रही है क्योंकि वो गर्म जलधारा है, और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्या कर रहा है, इसको ऊपर बहा के ले जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे, इसको मार्क करना जरूरी है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में पूछ रहा है। बेंगुला जो है, बेंगुला हम बार बार देख रहे हैं कि दक्षिणी अटलांटिक की कौन सी है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, नॉर्वेजियन, तो यही उत्तरी अटलांटिक अपवाह को क्या कहते हैं, नॉर्वेजियन भी कहते हैं, ये भी होगी। और फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की जलधारा यहीं कहीं होती है, फ्लोरिडा की जलधारा, तो ये भी होगी ही। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। बेंगुला की जो जलधारा है वो कहां है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह में प्रवाहित होती है। ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह में प्रवाहित होती है। चलो अगला देखते हैं, जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह कौन सी। अब देखो, बेंगुला कह रहे हैं, बेंगुला ये रही, ठीक है, ब्राजीलियन ये रही, ठीक है, फिर कह रहे हैं दक्षिणी भूमध्य रेखा, तो दक्षिणी भूमध्य रेखा चलो ठीक है, यहां मान सकते हैं। और पेरुवियन, पेरुवियन कहां रही, पेरुवियन या हम्बोल्ट की धारा कौन सी रही, ये रही। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों किसके हैं, अटलांटिक प्रवाह का हिस्सा है। लेकिन जो पेरुवियन जलधारा है वो किसका है, वो प्रशांत प्रवाह का हिस्सा होगी। ये तीनों तो हमको अटलांटिक प्रवाह के हिस्से में मिल रहे हैं, ब्राजीलियन, बेंगुला, ब्राजीलियन और ये दक्षिणी भूमध्य रेखीय प्रवाह। ठीक है, दक्षिणी भूमध्य रेखीय इसको कह रहे हैं, ये यहां से जो ये रहा दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह। ठीक है, पेरुवियन जो जलधारा है वो आप देख पा रहे हैं, ये पेरू या हम्बोल्ट की जो जलधारा थी यहाँ इस साइड, ये किसका हिस्सा है, ये प्रशांत महासागरीय प्रवाह का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शीत जलधारा है। अब ठंडी पूछ रहा है कौन सी है ना। तो देखो, क्यूरोशियो, ये क्यूरोशियो ये रहा, ये गर्म है। गल्फ स्ट्रीम गर्म है, हम जानते हैं। ब्राजील भी हम जान रहे हैं गर्म होती है। पेरुवियन जो हम्बोल्ट की जलधारा है, मैंने आपको 2-3 ठंडी वाली याद कराई, एक हम्बोल्ट याद कराई, एक बेंगुला याद कराई, एक अगुलहास आपको याद कराई, वो गर्म है। ठीक है, लेकिन ये पेरुवियन और बेंगुला की जलधारा क्या है, ठंडी जलधारा है। तो कौन सी शीत जलधारा है, पेरुवियन या हम्बोल्ट की जलधारा क्या है, ठंडी जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, 50 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखो, ब्राजीलियन धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर प्रवाह, ठीक है, और ये कैसी है, ये गर्म जलधारा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। हम्बोल्ट जलधारा उत्तरी प्रशांत प्रवाह में है क्या, हम्बोल्ट या पेरुवियन उत्तरी में है क्या, पेरुवियन या हम्बोल्ट कहां है, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह का हिस्सा है, ये रहा। हम्बोल्ट या पेरुवियन उत्तरी कहां होता, इसके ऊपर होता तब। ठीक है, तो दक्षिणी प्रशांत प्रवाह का हिस्सा है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है, वही तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उसको जाकर क्या कर रहा है, नॉर्वे के ऊपर ले जा रहा है, ये भी सही है। अगुलहास, अगुलहास हम जान रहे थे गर्म जलधारा है, ये भी गर्म है। ठीक है, ये भी गर्म है। और हम्बोल्ट वाली मेरी जो है ये ठंडी है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। आपसे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बाकी 3 सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम पूछ रहा है क्या है, भाई तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। तो क्या है, एक महासागरीय धारा है, खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा। जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम धरातलीय धारा नहीं, महासागरीय धारा। 51 में का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ सर, ऐसे ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाए, हम लगाए आएंगे और एकदम टॉप क्लास नंबर पाएंगे। सारे सवाल ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन आपने अगर PYQ कर रखे हैं तो आपका सवाल हो जाएगा।
अब मेन जो इंपॉर्टेंट धारा है आपको याद हो गई, ब्राजीलियन, कनारी। कनारी कहाँ थी? उत्तरी अटलांटिक में थी। ब्राजीलियन कहाँ थी? गर्म थी, दक्षिणी अटलांटिक में थी। बेंगुला ठंडी थी, वो भी दक्षिणी अटलांटिक में थी, ठीक है। और आपने गल्फ स्ट्रीम याद कर ली, क्यूयोशियो याद कर ली, वो भी गर्म थी, ठीक है। तो इस तरह से एक अगुलहास आपने याद कर ली, हिंद महासागर की गर्म। तो आपके 10 5 7 10 जलधाराएं जहाँ याद हुई ना, गर्म, ठंडी। और ये कैसे होंगी? मैप पे बनाओ, मैं कह रहा हूं 2 बार मैप पे बना लो, अगर नहीं याद हो तब आके कहना, और उनको रिवाइज करते रहो। रिवाइज जब मन हुआ उठा के एक बार देख लिया, ठीक है। चलो, तो 51 में का आंसर क्या होगा? बी। और यार इतने सारे लोग तुम लाइव देख रहे हो, ठीक है, लेकिन लाइक वीडियो पे बहुत कम है, तो लाइक वाइक कर दिया करो, उसमें कुछ जाता थोड़ी ना है, ठीक है। सुपर थैंक्स वाला बटन देने में तो पैसा जाता है, लाइक करने में थोड़ी पैसा जाता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते रहा करो, अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहा करो, और कुछ अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट में बताते रहा करो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। दिए गए मानचित्र में, बस खत्म होने वाली है, महासागरीय धाराओं को निम्नलिखित में से किस एक युग्म में दिखाया गया है? अब देखो, ये वाली कौन सी जलधारा होगी? ये होगी बेगुला की जलधारा। और इसके ऊपर वाली कौन सी होगी? ये गिनी, सॉरी खांसी बहुत उठ रही है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। ये गिनी की जलधारा है, ये बेगुला है, ठीक है। तो बेगुला और गिनी देखो किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में बेगुला और गिनी है। मतलब ये कौन सी 2 जलधाराएं हमको दिखाई गई हैं? बेंगुला की जलधारा दिखाई गई है और गिनी की जलधारा दिखाई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब देखो, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम क्या है इनमें से? प्रशांत महासागर में है? नहीं, अटलांटिक में है। पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा? नहीं है। हिंद महासागर में गर्म जलधारा है, तो मतलब ए का चौथा हो गया। ए का चौथा देखो किसमें है? इसमें है, इसमें है। बाकी 2 ऑप्शन अपने आप कट गए। जो कंफर्म पता है वो मिलाओ। फिर आ जाओ, फिर हमें पता है पेरू की जलधारा जो हम देख रहे थे वो कहाँ थी? पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा प्रशांत महासागर में थी, दक्षिणी प्रशांत महासागर में थी। मतलब सी का दूसरा होना चाहिए, तो ए का सी का पहला होना चाहिए। तो ए का चौथा है, सी का पहला है दोनों में। अब बी देखो, पश्चिमी वायु प्रवाह जो है, पश्चिमी वायु क्षेत्र के ऊपर पूर्व की ओर चलने वाली एक धीमी जलधारा है। मतलब बी का दूसरा होना चाहिए, इसमें बी का तीसरा है, मतलब ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर में चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया के 2 तरफ थी ना, जो पूर्वी वाली थी वो तो किसका हिस्सा थी? यहाँ जो थी वो प्रशांत महासागर का हिस्सा थी, और जो पश्चिमी वाली थी वो किसका हिस्सा थी? वो हिंद महासागर का हिस्सा थी। ये भी आप बात याद रखेंगे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर का हिस्सा है और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ठीक है। तो डी का क्या होगा? डी का होगा तीसरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 53 का। अगला देखते हैं। विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? देखो, जब 2 विषुवत रेखीय धाराएं, जब 2 धाराएं आपस में मिलती हैं विषुवत रेखा के आसपास की, तो अलग अलग जाती हुई, तो उसके अपोज में एक धारा चलने लगती है। आप अभी सिंपल शब्दों में ऐसे याद रखो कि विषुवत धारा के अपोज में जब धारा चलने लगती है तो उसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखीय प्रतिधारा बोलते हैं, ठीक है। और इसका कारण क्या होता है? 2 धाराओं का अभिसरण या कन्वर्जेंस। मतलब 2 धाराएं जहां आके मिल रही हैं वहां उसके अपोजिट में धारा बहने लगती है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, जब तक आप पूरी तरह से महासागरीय जलधाराओं को नहीं समझेंगे। बता रहा हूं 2 घंटे का कॉन्सेप्ट है, 1 से 1.5 घंटा करीब लगेगा। मैं आपको पूरे तीनों महासागर की जलधाराएं अच्छे से समझा सकता हूं, लेकिन क्योंकि हमारी ये पूर्वावलोकन की क्लास है तो यहाँ हम उतने ही मतलब का पढ़ेंगे। देखो, मैं अपना ज्ञान आपके ऊपर उड़ेलना शुरू कर दूं, ठीक है, माना मैं अल्प ज्ञानी हूं, कम जानता हूं, लेकिन अपना जितना भी अल्प ज्ञानी हूं आपके ऊपर उड़ेलना शुरू कर दूं तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है। जहां जिस चीज की उपयोगिता है, आप मुझसे एनसीईआरटी सीरीज में पढ़ेंगे तो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में आपको पढ़ाऊंगा महासागरीय धाराएं, ठीक है। तो उस तरीके से जहां जिसकी जरूरत है वहां वो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत से संबंधित नहीं है? अब देखो, हम जान रहे हैं कनारी जो है, कनारी कहाँ थी? उत्तरी अटलांटिक में थी। कनारी कहाँ थी? उत्तरी अटलांटिक में थी। देखो ये रही कनारी की धारा, ठंडी है। क्यूयोशियो है प्रशांत में, ये रही क्यूयोशियो। कैलिफोर्निया भी किस में है? प्रशांत महासागर की धारा है, ये रही। और हम्बोल्ट जो है, हम्बोल्ट भी दक्षिणी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो उसमें उत्तरी या दक्षिणी नहीं दिया है, सिर्फ प्रशांत महासागर दिया है। तो कनारी जो है मेरी उत्तरी अटलांटिक से संबंधित है, कनारी प्रशांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? अब पूछ रहा है कौन सी गर्म है। देखो, कनारी आप जान रहे हो ठंडी है,
लेब्राडोर जो है वो आप जान रहे हो ठंडी है। फॉकलैंड की जलधारा भी आप जान रहे हो ठंडी जलधारा है, ये रही फॉकलैंड की। लेकिन जो ब्राजील है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आपको कंट्री का लोकेशन भी पता है ना, ब्राजील उष्ण कटिबंध के आसपास है, तो वहां क्या गर्म जलधारा चलेगी? वहां तो ठंडी ही चलेगी। सॉरी, वहां क्या ठंडी जलधारा चलेगी? वहां तो गर्म ही चलेगी। तो पूछ रहा है कौन सी गर्म जलधारा है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। गर्म जलधारा कौन सी है? ब्राजील की जलधारा गर्म जलधारा है, बाकी ये तीनों ठंडी है। तो इसी के साथ आज की कक्षा संभवतः थोड़ी लंबी हो गई है, 1 घंटे के आसपास हो गई होगी। ठीक है, तो आप लोग को कक्षा कैसी लगी बताते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए, कमेंट्स करते चलिए। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।